साथियों नमस्कार। आप सबों का मेरे बॉमिन क्लासेस पे स्वागत है। और सब एक अनाउंसमेंट है। सबसे पहले मैं उस अनाउंसमेंट को आप लोगों के सामने रख दूं। अनाउंसमेंट यह है कि आप लोगों के द्वारा पीडीएफ की मांग की गई थी कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी मिलना चाहिए। तो आज से हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको पीडीएफ को लोड कर देंगे। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के साथ डाल दिया जाएगा। जो पुराने पीडीएफ हैं, जो पुराने क्लासेस हो गए हैं, तो पुराने क्लासेस के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो वो अभी मैं बोलूँगा कि डाल देने के लिए, बबलू डाल देगा आप लोगों को। तो आज हम लोग कोशिका पढ़ रहे थे, तो कोशिका के ही कड़ी में एक अगला जो ऑर्गेनेल है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनेल कोशिकांग कहते हैं उसको। और अगला ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये तीन ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो दो झिल्ली से यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक झिल्ली से। इसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी एक झिल्ली से ये घिरा हुआ है। एक दूसरी बात कि इसका जो एक्सपेंशन है वो ध्यान दीजिए। एक खास बात ये है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, इसका ये मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच ये पूरी तरह से फैला रहता है साइटोप्लाज्म में। ये ध्यान में देना है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, इसीलिए इसका नाम रेटिकुलम पड़ा है। रेटिकुलम मतलब रेटिकुलेट, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है ये पूरे साइटोप्लाज्म में। समझिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच ये जो एरिया देख रहे हैं आप, इस पूरे एरिया में ये फैला रहता है। और इस जो तीन शेप में ये पाया जाएगा, एक सीट जैसा स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, जैसे कि ये देखिए, ये एक सीट है, एक सीट है। तो इसके बीच में एकदम बहुत ही पतला गैप होता है, ल्यूमेन उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये सीट जैसा स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। जब कभी आप डायग्राम देखिएगा तो इस तरह से आपको सीट जैसा स्ट्रक्चर ये दिखेगा। ये एक सीट है और इसके बीच में जो थोड़ा सा गैप देख रहे हैं, देखिए ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये दोनों के बीच में गैप है, दोनों दो सीट के बीच में। तो ऊपर वाला एक मेम्ब्रेन हो गया, नीचे वाला एक मेम्ब्रेन हो गया, इन दोनों के बीच में गैप है। तो ये इस तरह से मतलब पूरा ऐसे 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 पूरा फैला रहेगा इसके बीच में। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा मतलब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच साइटोप्लाज्म में ये पूरी तरह से फैला रहता है एक। और ये तीन शेप में मिलेगा, एक सीट नुमा जो सबसे ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है, उसके बाद थोड़ा बहुत ट्यूब्यूलर, जो ट्यूब जैसा, पाइप के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तीसरा एक वेसिकुलर, जिसको हम लोग पोटली नुमा स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे रुमाल में कोई सामान रख लीजिए और उसको पोटली बनाइए तो उसे पोटली जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग वेसिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो तीन स्वरूप में ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। दूसरा जो सबसे सवाल का पोर्शन है, जो आपको अक्सर सवाल आता है कि राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं, तो उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नाम से ही क्लियर है कि रफ है। जैसे आप सैंड पेपर यानी सरेस कागज देखे होंगे, तो सरेस कागज से जो आप लोग दीवार घिसते हैं या लकड़ी हम लोग पॉलिश करने में यूज़ करते हैं, तो उसको जब हाथ से छू के देखेंगे तो वो रुखरा नजर आएगा। तो जब मतलब समझिए कि एक सीट है, उसके ऊपर में राइबोसोम धंसा हुआ रहेगा, तो ऑब्वियस है कि वो एक रुखड़ा अपीयरेंस देगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सतह पे राइबोसोम्स धंसा हुआ रहता है, इम्बेडेड रहता है। तो ये देख रहे हैं जो एक सीट है और उसके ऊपर में ये राइबोसोम्स हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सीट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, डॉट 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 डॉट, यही उसके सीट के ऊपर में धंसा हुआ राइबोसोम्स है, जो उसको एक रुखड़ा अपीयरेंस देता है। और ये मेजर रूप से प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो ध्यान रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसको रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सीट पे राइबोसोम्स धंसा हुआ रहता है, जो इसको रफ सरफेस प्रदान करता है। दूसरा एक है जहाँ पे ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होगा, उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये लिपिड यानी वसा के सिंथेसिस में मदद करता है। ये इस तरह का सिंपल होगा, ये इस तरह का होगा, इसमें देख रहे हैं
कि कोई भी यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, जैसे यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ राइबोसोम रहित होगा, ये ध्यान में रखना है। तो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स रहेगा जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, दूसरा एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होता है, उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और वो लिपिड के यानी वसा के सिंथेसिस में मदद करता है। तो ये सवाल कई बार आपको पूछता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है वो गोल्जी बॉडी है। तो गोल्जी बॉडी भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। कहने का मतलब कि एक झिल्ली से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, एक बात। दूसरी बात, ये चम्मच सॉसर शेप का होता है। सॉसर जो जिसे हम लोग खाना वाना सब्जी उब्जी निकालते हैं, तो हैंडल का पार्ट छोड़ दीजिए, तो जो चम्मच का अग्र भाग होता है, जैसे ये हाथ आप देख रहे हैं ना, ये कैसा कर्व है, इस तरह का शेप है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ये इस तरह का शेप में रहता है सिस्टर्नी। तो कई सिस्टर्नी जैसे एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे, तो इसमें कई 8-10 जब सिस्टर्नी, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, और उसके ऊपर 8-10 के आसपास सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर जमावड़ा बनाता है, और सब मिला के गोल्जी बॉडी पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये इस तरह से रहता है। इसका कॉन्वेक्स पार्ट है और कॉन्केव पार्ट है। तो जो कॉन्वेक्स पार्ट है, जो यहाँ देखिए ये कॉन्वेक्स पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस यानी फॉर्मिंग फेस, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड सिंथेसिस होता है, वो वेसिकल में बंद होकर यहाँ आके फ्यूज होता है, और फिर गोल्जी बॉडी का काम है उसका मॉडिफिकेशन करना, उसमें कार्बोहाइड्रेट को जोड़ना। तो आगे हम लोग फंक्शंस भी देखेंगे। तो गोल्जी बॉडी में देखिए कि दो फेस है, एक ट्रांस फेस है और एक दूसरा सिस फेस है। तो सिस फेस जो है वो फॉर्मिंग फेस है, और ट्रांस फेस जो है रिलीजिंग फेस है। यहाँ से मेच्योर होके वेसिकल्स में पैक होगी। वेसिकल्स देखिए, इसमें जो पदार्थ को सिक्रीट होना है, जो बाहर जाना है, तो वो पैक हो गया कंप्लीट। ये मॉडिफाइड पदार्थ है, यानी कंप्लीट जो जिसको मॉडिफिकेशन हो गया है वो पदार्थ है, वो अब यहाँ से रिलीज होगा। और ये एक एक मतलब जो सिस्टर्नी है, एक के ऊपर एक है, तो ये पूरा मतलब समझिए कि स्ट्रक्चर बनाया। तो गोल्जी बॉडी में आपको 2-3 चीज़ ध्यान में रखना है कि उसका 2 फेस होता है, एक सिस फेस जो कि फॉर्मिंग है, जहाँ से बनता रहता है लगातार, यहाँ से लगातार वेसिकल्स इसमें जुड़ता रहेगा, लगातार इसमें वेसिकल्स जुड़ता रहेगा। और ये सभी वेसिकल्स, ये जो वेसिकल्स हम बोले, ये सभी ER से आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, और इसमें जाएगा। ये इंटरनली कनेक्टेड है सब एक दूसरे से, एक सिस्टर्नी दूसरे से कनेक्टेड है, एक के बाद दूसरा मॉडिफिकेशन होता चला जाएगा, और लास्ट में यहाँ से ये जो बड अप होके ये टूट के बाहर निकलेगा, और ये रिलीज होके निकल जाएगा, जिसको जहाँ जाना है चला जाएगा। तो ये है गोल्जी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी एक झिल्ली से घिरा हुआ है। ये सॉसर शेप यानी चम्मच के आकार का होता है, और एक सिस्टर्नी मतलब कई सिस्टर्नी मिलके ये पूरा बनाता है स्ट्रक्चर। इसका एक फेस सिस फेस जो कि कॉन्वेक्स फेस होता है, और एक कॉन्केव फेस जो कि जिसको हम लोग रिलीजिंग फेस कहते हैं, ट्रांस फेस कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। इसके जो कार्य है, कार्य में अगर देखेंगे तो सब्सटेंस को ये पैकेज करता है और इसको सिक्रीट करता है, यानी बाहर की तरफ स्रावित करता है। ये ध्यान में रखना है, सिक्रीशन, पैकेजिंग करना और उसको सिक्रीट करना। सेल से बाहर कोई चीज़ को जाना होगा तो पहले इसमें गोल्जी बॉडी के मदद से पैकेज होगा वो, अब पैकेज होने के बाद वो बाहर जाएगा। तो दो काम, पैकेजिंग और सिक्रीशन, ये ध्यान में रखना है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये दो चीज़ का अभी हम बताए थे ना कि देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन बनाने के बाद ये वेसिकल के माध्यम से इसमें घुस जाएगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड बनाता है वो वेसिकल के माध्यम से इसमें घुस जाएगा। उन दोनों में कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट कहाँ पे होता है? गोल्जी बॉडी में। तो इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है। प्रोटीन और लिपिड का निर्माण ईआर करता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ये ध्यान में रखना है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका कि एक्रोजोम फॉर्मेशन करता है। जो स्पर्म होता है, स्पर्म आप जानते हैं कि जो मेल गैमीट है उसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, ये आपका स्पर्म है,
देखिए स्पर्म का ये हेड पार्ट है और ये हमारा टेल है और ये हमारा मिडिल पीस है, ये ध्यान रखिए। तो हेड रीजन में गौर से देखिए, ये जो पर्पल कलर का हम दिखाए हैं यही एक्रोजोम है। जब ये मतलब ओवम से फ्यूज करेगा, जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब थोड़ा यहाँ हम बताएंगे आपको कि ओवम से फ्यूज होने के क्रम में ओवम के चारों तरफ जो, जैसे ये ओवम है, इसके चारों तरफ जो ये लेयर्स होते हैं उसको गलाने का काम करता है। तो एक्रोजोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है लाइसोजोमल नेचर का, ठीक है, वो हम लोग लाइसोजोम पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्रोजोम फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा है कि सेल प्लेट फॉर्मेशन, जब प्लांट सेल डिवीजन होने लगेगा तो इस बीच में यहाँ पे बनता है जो सेल वॉल बनेगा, तो उस समय में एक सेल प्लेट स्ट्रक्चर है, तो उसमें गोल्जी बॉडी का काम है। लाइसोसोम बनाने में भी काम करता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, लाइसोसोम के बायोसिंथेसिस में भी मदद करता है कौन, गोल्जी बॉडी। तो कई काम है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम है, ये एक छूट गया था तो इसको आप लिख लीजिएगा कि मैं लिख देता हूँ, लाइसोसोम बायोसिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करता है। तो ये ध्यान में रखना है कि लाइसोसोम बनाने में भी गोल्जी बॉडी का रोल है। तो ये आपका ये गोल्जी बॉडी का काम हो गया, तो इतना ध्यान रखिएगा। और इधर ईआर के बारे में मैंने बता दिया, और ईआर के जो दो प्रकार हैं वो बता दिया मैंने, गोल्जी बॉडी के बारे में बता दिया, गोल्जी बॉडी के फंक्शन के बारे में बता दिया। आज इतना ही। और आपको इसका जो पीडीएफ है, पुराना जो हमारा वीडियो, पुराना जो मेरा वीडियो है, लेक्चर्स है, उनका पीडीएफ और आज का पीडीएफ सब टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे इस टेलीग्राम मेरा जो चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के साथ आपको डाल दिया जाएगा। और लास्ट एक अपील है कि आप लोग इस चैनल को थोड़ा लोगों के बीच में प्रसारित कीजिए। और ये जो मेरा मुहिम है, मैं चाहता हूँ कि एक स्टैंडर्ड पढ़ाई हो, ताकि जो यूपीएससी के बच्चे हैं वो भी इसका यहाँ से आंसर निकाल पाएँ, और ग्रुप डी के बच्चे हैं उसके लिए ये जो क्लासेस चल रहा है मेरा, तो समझिए कि ग्रुप डी से यूपीएससी तक मास्टर की जैसा बिहेव करेगा। किसी भी एग्जाम में इसको फिट कीजिएगा तो वो फिट हो जाएगा। लास्ट में जब हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद जब वन शॉट करेंगे और साथ में हम पीवाईक्यू अलग अलग एग्जाम का लेकर आएंगे, तब देखिएगा कि जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं तो उस पीवाईक्यू में हम लोग उसको कवर करेंगे। अगर एक आध बिंदु छूट गया होगा तो उसको पीवाईक्यू के साथ हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे। थैंक यू ऑल द